तो कल के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। लेकिन एग्जांपल्स बचे हुए हैं। इस चैप्टर में आपके 14 एग्जांपल हैं और अब से हम इसके एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप हर एक एग्जांपल को खुद ब खुद ट्राई कीजिएगा, खुद ब खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और 2-3 बार निकालने पर भी ना निकलने ना, तभी आप वीडियो को देखिएगा। अब आप ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप हर एक एग्जांपल में वीडियोस को देख रहे हो। अब जैसे मैं एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कराऊंगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों एग्जांपल्स में आपको वीडियो देखनी ही पड़े, ठीक है। आप हर एक एग्जांपल को खुद ट्राई कीजिए, निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन हर एक एग्जांपल को पहले आप खुद ब खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा। समझ में आ गई? तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कितने एग्जाम्पल करा पाते हैं। 4 करा पाए तो 4 करा देंगे, उससे ज़्यादा करा पाए तो उससे ज़्यादा करा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, खुद पढ़ो, खुद करने की कोशिश करो। इसकी एक बार आकृति कॉपी कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे और भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर है AE बटा AC के। मतलब क्या है कि कोई त्रिभुज दे रखी है और उसमें क्या लिखा है कि एक रेखा है DE। ये जो रेखा है ये आपको भुजा BC के समांतर दी है। आपको प्रूफ करना है कि AD बटा AB पूरा और AE बटा AC ये भी पूरा, इनका रेशो बराबर है, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। अब जब भी हमें रेशो को बराबर प्रूफ करना होता था तो हम BPT का यूज़ करते थे, याद है। रेशो को बराबर करने के लिए हम किसका यूज़ करते थे? BPT का। तो यहाँ पर आपको लाइन पैरेलल दे रखी है तो आप BPT लगा सकते हैं। तो जब आप BPT लगाएंगे तो आपको मिलेगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे तो AD बटा AB चाहिए। बस नहीं भाई, अगर आपने BPT लगाई तो आपको मिलेगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको तो AD बटा AB चाहिए। मिल क्या रहा है? AD बटा DB। तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी जब मैं क्वेश्चन कराया था। तब मैंने कहा था यार जिसको भी बदलना हो, भाई अगर मुझे यहाँ पर DB को बदलना है, DB की जगह AB चाहिए, ऐसे ही EC को बदलना है, EC की जगह AC चाहिए। तो अगर फ्रैक्शन में हमें किसी डिजिट को, किसी नंबर को बदलना है तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम उसको ऊपर लेके आते हैं। ऊपर का मतलब न्यूमरेटर में लेके आते हैं। तो इसी तरीके से अगर मुझे DB और EC को बदलना है, चेंज करना है, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और मुझे इसको लिखना पड़ेगा DB बटा AD बराबर EC बटा AE। आपको एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको ये सारी बातें लिख के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप हिंट सुन लीजिए कि हम क्या क्या करने वाले। तो ये लिख दिया। अब दोनों तरफ या तो हम एक जोड़ते थे या एक घटाते थे, वो हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना होता था। तो एक बार एक काम करेंगे, इनमें दोनों में दोनों तरफ आप एक जोड़ के देखेंगे, है ना। दोनों तरफ एक जोड़ोगे ना, उसको सोल्व करोगे तो आपको फिर ऐसा ऐसा मिल जाएगा। तरीका समझ में आया? वापस समझो। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी थी, लाइन पैरेलल है तो BPT लगेगी, BPT लगेगी तो ये मिलेगा, लेकिन मुझे तो ये चाहिए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। पहले सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे, उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें ऐसा ऐसा मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो इसको पहले आप खुद ट्राई कर लो अब, ठीक है, और उसके बाद फिर आप देख लेना आगे। मैं स्टार्ट करा देता हूँ यहाँ पे। करें? तो सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है। हमें क्या दिया है? एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा दी गई है और कहा गया है कि जो DE रेखा है ये BC के समांतर है ना। या तो आप चाहो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
पूरी की पूरी लाइन लिख सकते हो ये, या फिर इसको शॉर्ट में समझा सकते हो। कह सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी में हमें डी ई पैरेलल मिला है बी सी के, और हमें रेशो बराबर मिला है नहीं, रेशो बराबर नहीं मिला भाई, बस यही बात मिली है ना, रेशो तो बराबर प्रूफ करना है, यही बात मिली है। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है, आपको रेशो को बराबर प्रूफ करना है, यानी ए डी बटा ए बी बराबर प्रूफ करना है ए ई बटा ए सी के। तो इसको कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि यार डी ई और बी सी पैरेलल मिला था, यानी बी पी टी लगाऊंगा, तो आपको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान रखिएगा बी पी टी हमेशा ट्रायंगल में लगती है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वो पैरेलल दिया है बी सी के, ये आपको दिया है। तो जब किसी त्रिभुज में एक रेखा किसी भुजा के समांतर दी हो तो आप बी पी टी लगा सकते हैं, और बी पी टी लगाने के बाद आपको मिलेगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी के। रीज़न हो गया बी पी टी से, लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे तो ए डी बटा ए भी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था भाई जिसको भी आपको चेंज करना हो, जैसे मुझे यहाँ पर इन दोनों के डेनोमिनेटर को चेंज करना है, यहाँ पर इसको और इसको चेंज करना है, तो मैं क्या काम करूँगा, इनको ऊपर ले आऊँगा। ऊपर लाने का मतलब रेसिप्रोकल कर दूँगा, उल्टा कर दूँगा। तो ये हो जाएगा डी बी बटा ए डी, ये हो जाएगा ई सी बटा ए ई। मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। रीज़न लिख सकते हो आप व्युत्क्रमित करने पर, या फिर इंग्लिश में लिख लो रेसिप्रोकल करने पर, दोनों सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। अब दोनों तरफ एक एक जोड़ते थे, याद है, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर, तो यहाँ भी एक जोड़ दिया, यहाँ भी एक जोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर एक जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके देखो, ये आपका आएगा डी बी प्लस ए डी। एलसीएम लिया मैंने, ए डी एलसीएम लेंगे तो डी बी यहाँ भी बच गया, यहाँ बच गया ए डी कम ए डी। ऐसे यहाँ पे एलसीएम लो, तो यहाँ पे आएगा ई सी प्लस ए ई। अब आकृति में देखो डी बी प्लस ए डी, अगर आप डी बी में ए डी को जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा पूरा पूरा, लिख दो। ऐसे ही इसी में ए ई जोड़ेंगे तो इस इसी में अगर आप ए ई जोड़ेंगे तो आपको ए सी मिलेगा, है ना। और अब जो आपको चाहिए उसको देखो, मुझे चाहिए ए डी बटा ए बी ए ई बटा ए सी, मुझे मिला क्या, ए बी बटा ए डी ए सी बटा ई, मतलब उल्टा मिल गया ना। तो कोई बात नहीं, आप इसका उल्टा कर लो, पहले भी तो उल्टा किया था, वापस से उल्टा कर लो। बात समझ में आ गई आपके, हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। बस हो गया अपना काम, ये हमें चाहिए था, ये हमें मिल गया, हैंस प्रूव्ड। कर लेंगे, लॉजिक वापस से समझ लो। हमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी थी, तो इसका मतलब रेशो बराबर होगा, रेशो तो बराबर आ गया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वैसा वैसा नहीं आया। तो हमने क्या किया, जिसको चेंज करना था उसको ऊपर ले आए, दोनों तरफ एक एक जोड़ा, सोल्व किया, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला करें, देखो एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, पहले खुद ब खुद कोशिश कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा। देखो क्या लिखा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, आपको ए बी सी डी एक समलंब दिया है। समलंब का मतलब क्या होता है, इसकी एक जोड़ी भुजा समांतर है, और दिया भी होगा क्वेश्चन में ये बात,
क्या क्या कि इसमें ए बी जो है ना वो पैरेलल है डी सी के, ए बी आपको समांतर दिया है डी सी के, ठीक है। और जो असमांतर भुजाएं हैं ए डी और बी सी, इन पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं कि जो ई एफ है वो भुजा ए बी के समांतर है। ई एफ जो है ना, ई एफ जो है ये आपको ए बी के पैरेलल दिया है, ध्यान से समझो, ए बी सी डी के पैरेलल दिया है और ई एफ ए बी के पैरेलल दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों एक दूसरे के पैरेलल होगी, है ना। अच्छा, अब हमें दर्शाना है ए ई बटा ए डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। ए ई बटा ए डी बराबर बी एफ बटा एफ सी के। अच्छा, रेशो को बराबर दिखाना है। अब हमें याद आया कि यार रेशो बराबर दिखाना है यानी बीपीटी लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, बीपीटी लगती है सिर्फ ट्रायंगल में, जबकि ये तो ट्रायंगल है नहीं। तो आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि बीपीटी लगाएंगे तभी तो आगे सोल्व कर पाएंगे, और बीपीटी लगाने के लिए हमें ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो बनाते हैं, चलो। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? हम ए और सी को जोड़ देते हैं। जैसे ही ए और सी को जोड़ा तो यहाँ पे दो सुंदर सुंदर ट्रायंगल बन गई। एक तो ये बन गई, है ना, और एक बन गई जी आपकी ये वाली। इन दोनों पे बीपीटी लगाएंगे, और बीपीटी लगाएंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, सिंपल। इसको लेट से मैं नाम देता हूँ ओ। तो यहाँ अगर इस ट्रायंगल पे, ट्रायंगल ए डी सी पे बीपीटी लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। ऐसे ही अगर ए सी बी पे बीपीटी लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा ए ओ बटा ओ सी बराबर बी एफ बटा एफ सी के। अब देखिए, ए ई बटा ए डी इसके बराबर है और ये बी एफ बटा एफ सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, वही हमें चाहिए। समझ में आ गई? ईयरफोन जितने लगा रखे हैं भाई उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस होगी। तो ये बात समझ में आ गई ना आपके? ठीक है, देखो जी, अब इसको आपको प्रॉपरली करके दिखा देते हैं। आप पहले खुद ब खुद करिएगा, खुद ब खुद लिखिए, दिया है, सिद्ध करना है, क्योंकि ये सारी बातें तो आप खुद ब खुद लिख सकते हैं। और इसमें यह ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं लिखवाऊंगा वही बिल्कुल सही होगा, आप कैसे भी लिख दिए, अपनी भाषा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं दिया है। अब दिया है में आप कैसे भी लिख लो, चाहे आप ये पूरे पर्सन की लाइन उठा के लिख दो तब भी ठीक है ना, या फिर आप इसको शॉर्ट में करना चाहो तो शॉर्ट में कर लो। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। हमें दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, और ये जो ई एफ है, ये जो ई एफ है ये पैरेलल दिया है ए बी के। ये बात आपको दे रखी है, ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ ए बी के पैरेलल है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि यार ए बी डी सी के पैरेलल है और ए बी ई एफ के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सी और ई एफ भी पैरेलल होनी चाहिए। तो इसी बात को आप दिया है में ही लिख दो ताकि दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है। इसको मैंने दिया है में ही लिख दिया, ठीक। तो एक प्रकार से हमें ये तीनों भुजाएं जो हैं ये हमें पैरेलल मिल गई। तो अब हम लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए ई बटा ई डी बराबर होगा बी एफ बटा एफ सी के। अब तरीका तो आपको बता दिया है, तो बस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे रचना। रचना में हमने क्या किया? ए सी को जोड़ा। आप मुझे बता सकते हो कि ए सी को क्यों जोड़ा और रीज़न क्या था रचना करने का? बताइए। क्यों? क्योंकि हम बीपीटी लगाएंगे तो उसके लिए ट्रायंगल चाहिए। बीपीटी क्यों लगानी है? क्योंकि रेशियो बराबर करना है तो बीपीटी का यूज़ करते हैं, है ना। तो बीपीटी लगाएंगे तो ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए तो फिर मुझे जोड़ना पड़ा। ट्रायंगल तो बन नहीं रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ए सी को जोड़ा है। इतना लिख लीजिए, उसका नीचे चलते हैं थोड़ा सा। इसको कॉपी कर लो एक बारी। देखो जी, तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रायंगल की। क्या नाम है इसका? ट्रायंगल ए डी सी।
इस ट्रायंगल की अगर आप बात करेंगे तो हमें ई ओ जो है वो पैरेलल दिया है डी सी के। अब कहेंगे जी ई ओ तो पैरेलल था ही नहीं, हमें तो ई एफ पैरेलल दिया था डी सी के, आप ई ओ कैसे कह रहे हो? ध्यान से समझो, दो लाइन है मान लो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल दी हैं, तो आप इसमें से किसी भी एक को या फिर दोनों को, किसी को भी छोटा बड़ा कर लो, वे लाइन फिर भी पैरेलल रहेंगी ही रहेंगी। लेट्स से मैं इस रेखा को छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा कर दिया, तब भी तो लाइन ये समांतर है, पहले भी समांतर थी अब भी है। समांतर में होता क्या है कि आप कभी रेखा को छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो, उससे समांतरता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइन तो फिर भी समांतर ही रहेंगे। तो इसलिए मैंने ई ओ पैरेलल डी सी लिखा। आप लिख देना रीज़न कि जी ई एफ जो था वो पैरेलल था डी सी के, तो अगर ई एफ पैरेलल डी सी है तो ई एफ का छोटा सा टुकड़ा ई ओ वो भी पैरेलल होगा डी सी के, है ना? नहीं तो रीज़न नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ई ओ जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये साइड इस ये रेखा इस साइड के पैरेलल है, तो रेशियो बराबर होगा ए ई बटा ई डी बराबर होगा ए ओ बटा ओ सी के। रीज़न क्या लिखेंगे? बी पी टी से। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही दूसरी त्रिभुज लो, ये वाली, ट्रायंगल ए सी बी में, इसमें हमें ओ एफ जो है ये पैरेलल मिला है ए बी के, है ना? रीज़न दे सकते हो आप इसका कि जी आपको ई एफ जो है वो पैरेलल मिला था ए बी के, तो अगर ई एफ पैरेलल है ए बी के तो ई एफ का छोटा सा टुकड़ा ओ एफ भी पैरेलल होगा। अब ओ एफ अगर ए बी के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब रेशो बराबर होगा ए ओ बटा ओ सी का जो रेशो है वो बराबर होगा बी एफ बटा एफ सी के। रीज़न बी पी टी से। इसको मान लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर ए ई बटा ए डी ए ओ बटा ओ सी के बराबर है और ए ओ बटा ओ सी इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हो गया कि जी ए ओ बटा ओ सी, ए ओ बटा ओ सी यहाँ पर भी है, ए ओ बटा ओ सी यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ए ई बटा ई डी बराबर है बी एफ बटा एफ सी के। यही हम चाहते थे और ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड, या फिर लिख दो इत्ते सिद्धम। कर लेंगे, यही चाहिए था, ये मिल गया। ठीक है, अब देखो जी आप अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, पहले मैं आपको इसको रफली समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। क्या रखा है कि आकृति 6.16 में पी एस बटा एस क्या बराबर है पी टी बटा टी आर के। पी एस बटा एस क्या बराबर है पी टी बटा टी आर के, यानी अब क्या रेशो बराबर दे दिया, है ना? तो हमने पढ़ा था ना कि जब रेशो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होंगी। भाई उल्टा होता है, बीपीटी में तो क्या होता है, लाइन पैरेलल होंगी तो रेशो बराबर होगा। अब बीपीटी के विलोम में हमने क्या सीखा था कि जब रेशो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये जो एस टी लाइन है एक प्रकार से क्या वर्ग के पैरेलल होगी। ठीक है, अच्छा पी एस टी बराबर दिया है पी आर क्यू के, ये एंगल जो पी एस टी है मतलब ये वाला एंगल बराबर दिया है पी आर क्यू के, इस एंगल के। समझ में? ये एंगल इस एंगल के क्या दिया आपको, बराबर दिया है। अच्छा, हमें प्रूफ करना है कि पी क्या और एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया है ना। अभी हमने इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल दिखाया बीपीटी के विलोम से, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दिखाई थी, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। बस मैं इसको नाम देता हूँ 1 2 3।
एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर दिए ही थे, लेकिन एंगल 1 और एंगल 3 भी बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संगत कोण है जी, और संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया है, और एंगल 1 एंगल 3 के बराबर संगत कोण की वजह से होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गए। अब फ़ायदा क्या होगा इससे? एंगल 2 और एंगल 3 बराबर हो गए। अभी आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण बराबर हो जाए तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है? ये वाली पी क्यू। एंगल क्यू के सामने कौन सी भुजा है? या फिर आप कह लो एंगल 3। एंगल 3 के सामने कौन सी भुजा है? ये पी आर। तो इसका मतलब पी क्यू और पी आर आपकी क्या हो गई? बराबर हो गई। अगर दो साइड बराबर हो गई तो आप कह सकते हो कि समद्विबाहु है। वापस समझो, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया था, लेकिन एंगल 1 तो एंगल 3 के भी बराबर होगा। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 2 बराबर हो गए। ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हों तो उनके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब पी क्यू और पी आर आपके क्या हो गए? बोलो क्या हो गए? बराबर हो गए। बस समझ में आ गई? आज थोड़ा सा गला खराब है भाई, थोड़ा झेल लेना इसको। समझ गए? तो स्टार्ट करें। लिखो कैसे? सबसे पहले आप लिखना है दिया है। हमें पी एस बटा एस क्यू बराबर मिला है पी टी बटा टी आर के, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर मिला है। अब हमने नाम दे दिया तो हम नाम लिख देंगे। एंगल 1 बराबर मिला है एंगल 2 के। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिख देंगे कि जी पी एस बटा एस क्यू बराबर दिया आपने पी टी बटा टी आर के। अब अगर रेशो बराबर दिया है तो लाइन पैरेलल होंगी। रीजन बीपीटी के विलोम से। ठीक है, और लाइन पैरेलल होगी तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। रीजन संगत कोण है भाई। पर भाई साहब एंगल 1 तो किसी और के बराबर दिया था, हमें तो ये दिया है। अब यहाँ पर एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 1 2 के बराबर है, तो 2 और 3 ये एंगल बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पर आप खास बात देखिए, किसी ट्रायंगल में अगर दो दो कोण बराबर आ जाएं, जैसे एंगल 2 और एंगल 3 बराबर आ गया, तो इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसको लिख दो। एंगल 2 अगर एंगल 3 के बराबर आ गया तो ट्रायंगल की, ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आप ये मत कहिएगा कि एस क्यू और टी आर बराबर हो गया। एस क्यू और टी आर ट्रायंगल की भुजा नहीं है, ये तो सिर्फ इस चतुर्भुज की भुजा है। तो एंगल 2 के सामने ट्रायंगल की कौन सी भुजा है? पूरी की पूरी पी क्यू, और यहाँ पे पूरी की पूरी पी आर। तो इसका मतलब ये होगा कि पी क्यू और पी आर बराबर है। इसका रीजन रूल लिखिएगा, त्रिभुजों में समान कोणों की, या फिर त्रिभुज में कहो, एक ही त्रिभुज है ना, त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजा। भाई अगर कोण बराबर होंगे तो उसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी। अब हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर दिखा दी। अब दो भुजाएं बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया? कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। देखो, ये तो आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए बीपीटी से रिलेटेड, और अब आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे कसौटियों से रिलेटेड।
3 कसौटियाँ कराई थी ना, कौन कौन सी थी एक बार बताओ। समरूपता की 3 कसौटियाँ लिखवाई थी, कौन कौन सी थी बताओ। याद है, भूल गए। एक थी आपकी साइड साइड साइड, दूसरी साइड एंगल साइड, तीसरी एंगल एंगल समरूपता कसौटी। 3 ही थी बेसिकली, 4 थी, उसमें से एक उसकी शॉर्ट थी, मतलब 3 हो गई थी टोटल, है ना। तो ये क्वेश्चंस में अब जो भी उदाहरण कराऊंगा इनमें आपकी कसौटियों का यूज़ होगा। पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको खुद ब खुद ट्राई करो आप। क्या क्या रखा है कि आकृति 6.29 में पी क्यू पैरेलल है आर एस के। पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल दे रखी है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगी एस ओ आर के। ठीक है, खुद सोचिए, पहले दिमाग लगाइए 2-1 मिनट, उसके बाद फिर आपको बताते हैं, सोचिए। बताएं। देखिए ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल दी है। अब अगर लाइन पैरेलल दी हो, ध्यान से सुनना, लाइन पैरेलल दी है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो भाई साहब कोण है ना, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा, रीजन बता सकते हो? क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर हो। तो अगर रेखाएं समांतर देखें तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण हो गया ना। आपने पढ़ा तो था क्लास 9th में, जैसे ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। अब ऐसे इसको टेढ़ा करके दे रखा है बस, बात समझ में आई? ऐसे ही ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। इसको मैं नाम देता हूँ, तो मैं कह दूंगा कि यार एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों समरूप हैं। आप चाहो तो इस कोण को भी इस कोण के बराबर बता सकते थे, शीर्षाभिमुख कोण है ये वैसे भी, है ना, लेकिन लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 कोण बराबर हो गए बहुत है, तो दोनों को ही दिखा देते हैं। तरीका समझ में आ गया? दोनों कोण बराबर हो गए, इसके 2 कोण इसके 2 कोण के बराबर हो गए, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों समरूप आ जाएंगी, वही हमें चाहिए था। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, दिया है हमें पी क्यू पैरेलल दिया है आर एस के। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जी त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। तो करते हैं जी सिद्ध। तो जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है उनका नाम लिख लो, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज एस ओ आर में। इन दोनों में हमने क्या देखा कि जी एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है, और जो एंगल 3 है वो बराबर है एंगल 4 के, है ना। आप चाहो तो इस कोण को इस कोण के बराबर भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, 2 कोण बराबर हो गए बहुत है। तो हम कह देंगे जी एंगल एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। अब आप यहाँ पे रीजन जरूर लिखिएगा, ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि जी एकांतर कोण है, और जब रेखाएं समांतर दे रखी हों तब एकांतर कोण बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर ऐसा ना लिखा होता ना कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो आप कह नहीं सकते थे। एकांतर कोण तो फिर भी होते हैं, लेकिन एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब रेखाएं समांतर हो, है ना। इसी तरह से इसको लिख दो, एकांतर अंतः कोण कहते हैं इसको। चाहे आप एकांतर कोण लिखो चाहे आप एकांतर अंतः कोण लिखो, बात दोनों की बराबर है। लॉजिक समझ में आ गया? अगला करें। अगला देखो जी, देखिए इसने ये दोनों कोण बराबर दिखाए, फिर शीर्षाभिमुख कोण से तीनों कोण बराबर दिखा के फिर कह दिया आप चाहो 2 कोण बराबर दिखा दो बेशक। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, आसान लेकिन फिर भी थोड़ा सा घुमा देगा आपको ये। पढ़िए पहले इसको एक बार, खुद सोचिए, उसके बाद देखिए। देखो
आकृति 6.30 में हमें एंगल पी ज्ञात करना है। एंगल पी मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण ज्ञात करना है। कैसे करोगे पहले खुद सोचो, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूंगा। जैसे समरूप दिखाऊंगा तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। तो अगर आप इनको समरूप दिखाएंगे ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो एंगल सी है ये बराबर आएगा एंगल पी के, जब आप इसको समरूप दिखा देंगे तब। तो सबसे पहले तो एक काम करना पड़ेगा, मुझे एंगल सी निकालना पड़ेगा। एंगल सी निकाल लूँगा, एंगल सी निकालने के बाद इन दोनों को दिखाऊंगा समरूप, फिर एंगल सी और एंगल पी बराबर हो जाएंगे, वहाँ से मुझे एंगल पी मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले एंगल सी निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में जो कोण सी है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का जोड़। रीजन भी लिख देना भाई, रीजन क्या होगा, त्रिभुज का कोण योग गुण। ठीक है, तो एंगल सी बराबर हो गया 180 माइनस का 80 प्लस 60 हो गया 140। तो एंगल सी बराबर आ गया 40 डिग्री। ये काम खत्म हो गया। अब आप इन दोनों को समरूप दिखाएंगे, तो किस तरीके से दिखाएंगे वो समझो आप। पहले इतना लिख लो, थोड़ा सा मुझे साइड जाना पड़ेगा। इतना लिख लिया ना, अब मैं थोड़ा सा यहाँ साइड में लिख दूंगा। देखो पहले नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, इसका नाम थोड़ा अभी ध्यान से रख लेते हैं, ए बी सी और त्रिभुज दूसरी लेनी है ना। अब देखिए ए बी का आप किसके साथ रेशो देखोगे, इसके साथ, है ना, तभी तो इनका रेशो 1/2 आएगा। ऐसे ही ए सी का रेशो आप बनाओगे पी आर के साथ, क्योंकि फिर रेशो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ए सी का आर क्या उसे भी बना सकते थे रेशो, रेशो तो किसी के साथ बना सकते हो, लेकिन रेशो बराबर लाने की कोशिश करनी होती है ना, ताकि समरूप दिखा पाओ। तो ए बी का आप रेशो करोगे आर क्यू के साथ, ए सी का आप रेशो करोगे पी आर के साथ, और बी सी का रेशो दिखाओगे पी क्यू के साथ, है ना। तो नाम थोड़ा ध्यान से देना, ए बी सी आपने इसका नाम दे दिया, तो दूसरे त्रिभुज का नाम इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देना होता है। अब ए बी का आप किसके साथ रिलेशन बनाओगे, ए बी का बनाएंगे जी आर क्यू के साथ। तो आप लिखो यहाँ पे आर क्यू, या फिर क्यू आर भी लिख सकते हैं, वो तो हमें आगे पता चलेगा। जैसे अब बी सी है, बी सी का किसके साथ बनाओगे, क्यू पी के साथ। तो यहाँ पे आर क्यू लिखा था, अब आर क्यू पी हो गया, है ना। अब ए सी का किसके साथ बनाते हैं, आर पी के साथ, और देख लेते हैं ए सी का आर पी के साथ ही बनता क्या, हाँ जी बिल्कुल सही। तो अब हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज में हमने क्या देखा कि जी ए बी और आर क्यू का रेशो, बी सी और क्यू पी का रेशो, और ए सी और आर पी का रेशो, ये रेशो जो है ये तीनों में रेशो में 1/2 ही आए हैं। इसको भाग करोगे 1/2 1/2 1/2 ही आएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ लिख दूँ मैं, साइड 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 समरूपता कसौटी से आप क्या कह सकते हो कि जी त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के। ये दोनों समरूप दिखा दी, जैसे समरूप दिखा दोगे तो जी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी एंगल सी बराबर हो गया एंगल पी के। रीजन लिखिएगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं भाई साहब, बराबर होते हैं। तो एंगल सी और एंगल पी बराबर हो गया। एंगल सी है आपका 40 डिग्री, बराबर एंगल पी तो निकालना ही था, तो पी की जगह पी लिख दिया। तो इस तरीके से एंगल पी आपका कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। कर लेंगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आज ही कराऊँ क्या, चलो आज ही कराते हैं। देखो जी,
देखो क्या रखा कि आकृति 6.31 में ओ ए गुणा ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी के। ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, तो प्रूफ क्या करना है? अच्छा, ये दर्शाना है हमें। ठीक है जी, ये तो आपको दिया हुआ है क्या कि ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी बराबर दिया है ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी के। ये आपको बराबर दिया है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। पहले रफली समझ लो। आपको ओ ए गुणा ओ बी बराबर दिया है ओ सी गुणा ओ डी के। तो एक काम करो, इसको रेशो में लिख लो, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ ना, ओ ए गुणा ओ बी बराबर मिला है ओ सी गुणा ओ डी के। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ओ सी को नीचे ले आते हैं। भाई ओ ए यहीं रख लिया, ओ सी को नीचे ले आया। अब आप कहेंगे जी ओ सी को क्यों नीचे लाए, ओ डी को भी ला सकते थे। भाई गुणा में है, वहाँ पे भाग में जाता ओ डी भी तो आ ही जाता, ओ डी को क्यों नहीं लाए। तो आकृति में देखो, आपको ओ ए और ओ सी का रेशो मिल गया ना, दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो मिल गया। अगर मैं ओ डी को नीचे लेके आता तो ओ ए बटा ओ डी हो जाता, फिर तो वो एक ही ट्राइंगल की भुजा हो जाती। समझ में आ गई? हम क्या करना चाह रहे हैं वो समझो। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को समरूप दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप इनको समरूप दिखाओगे तो एंगल ए अपने आप ही एंगल सी के बराबर नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। और एंगल बी अपने आप ही एंगल डी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई? तो इनको दोनों को समरूप दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये साइड और ये साइड का जो रेशो है और ये साइड और ये साइड का जो रेशो है, ये बराबर दिखाना चाहता हूँ। अब ये मुझे दिया है, इसलिए मैं ओ सी को नीचे लेके आया, ताकि एक साइड ये हो जाए एक साइड ये हो जाए। ऐसे आप क्या करना, ओ डी यहीं पे है, ओ बी को नीचे ले जाना। अब आप आकृति में देख लो, ओ डी इसकी साइड हो गई और ओ बी इसकी साइड हो गई, है ना। मतलब इन दोनों त्रिभुजों में दो साइड्स का रेशो बराबर आ गया। इस साइड का इस साइड के साथ जो रेशो है वो बराबर आया इस साइड का इस साइड के साथ रेशो के। और ये दोनों कोणों में बराबर होगा ही। इसका और ये वाला कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो साइड एंगल साइड से आप इन दोनों को समरूप दिखाना। समरूप दिखाने के बाद एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। सिंपल। समझ में आ गया? करें स्टार्ट। सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया है आपको, ओ ए गुणा ओ बी बराबर मिला है ओ सी गुणा ओ डी के। फिर आप लिखिएगा सिद्ध करना है। हमें एंगल ए बराबर करना है एंगल सी के, एंगल बी बराबर करना है एंगल डी के। ठीक है, तो यहाँ करते हैं सिद्ध। कैसे करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेता हूँ एक बारी। ये हमको दिया हुआ है, ठीक। अब इसको करते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई। ओ ए गुणा ओ बी था ना, तो ओ सी गुणा में था, यहाँ पे भाग में ले आया मैं। ऐसे ही ओ बी गुणा में है, इसके भाग में ले आया। इसका रीज़न लिखने की जरूरत नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। गुणा में है तो हम भाग में ला ही सकते हैं ना, तो रीज़न लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये रेशो बराबर हो गए। अच्छा, ये जो एंगल है इसका आप नाम दे दो एक, इसका नाम दे दो दो। एंगल एक और एंगल दो बराबर हैं ही, तो साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ डी, ये समरूप हो जाएगी इस त्रिभुज के। अब नाम ध्यान से देना, इसका नाम आपने ए ओ डी दिया है। अब ए ओ का आपने किसके साथ रिलेशन बनाया है, ओ सी के साथ, और ओ डी का आपने किसके साथ बनाया है, ओ बी के साथ। तो ए ओ आपने नाम दिया तो यहाँ पे सी ओ नाम दोगे। यहाँ पर आपने ओ डी नाम दिया है तो आप यहाँ पे ओ बी नाम दोगे। लिख के देख लेते हैं, ए ओ का रिश्ता बनाया सी ओ के साथ और ओ डी का रिश्ता बनाया हमने ओ बी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो ये दोनों त्रिभुज आपकी क्या हो गई, समरूप हो गई। समरूप हो जाने के बाद
आप क्या कह सकते हो कि इनके संगत कोण बराबर होंगे। एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के, एंगल ओ के बराबर हो जाएगा, और एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल बी के। एंगल ओ को लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसी को बराबर प्रूफ करना था, और लो जी बराबर दिखा दिया। ठीक है, ऐसे करना है। तो एक बार आप ये करो, फिर मैं बस थोड़ी देर काम करके आता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आगे करते